सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी सिंपल वे। तो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री का, ठीक है। 11th की अब केमिस्ट्री हम देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर हम फर्स्ट आज देखने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल या फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और ये इसका पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट एंड 2 अच्छे से अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली बायोलॉजी पढ़ाते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने कमेंट्स किए कि नहीं सर केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, तो अभी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और धीरे धीरे फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 11th केमिस्ट्री है। 12th का केमिस्ट्री भी पढ़ना है जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक नीट जो है वो उसके अंदर जो है 612 मार्क मिले ऐसा बच्चा आपको पढ़ा रहा है, और इनका नाम है बालाजी ठाकरे, ठीक है। वो क्लास 12 का केमिस्ट्री ले रहा है, ठीक है। मतलब कि मेरा एक ही कहना है कि अगर आप पढ़ा रहे हो ना तो आप 100% पढ़ाओ, मतलब कि कुछ छोड़ो मत, ठीक है। सब बेसिक कंसेप्ट्स लो और हर कुछ बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रहे हो ऊपर ऊपर की कंसेप्ट, मतलब कि एक डेफिनेशन ले ली उसकी और आगे बढ़ो, नहीं वैसा नहीं, ठीक है। पढ़ाना है तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया था। अभी हमारे साथ बालाजी ठाकरे भी है, कुछ वीडियोस में जो है वो लूँगा, कुछ चैप्टर्स और कुछ चैप्टर वो लेंगे, ठीक है। और इसीलिए ये ईजी जाएगा एंड आपको 100% सही एंड डिस्क्रिप्टिव एंड लॉन्ग या फिर कम समय के अंदर ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। बहुत ज़्यादा जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कम समय के अंदर ज़्यादा नॉलेज देते हो, तो बिकॉज हमारा वो मोटिव ही हमारे चैनल का वो है कि कम समय के अंदर ज़्यादा पढ़ना है हमको, ज़्यादा बाकी जो बातें हैं वो भी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी ये पार्ट फर्स्ट आप पहले देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखो एंड उसके बाद ये पार्ट 3 देखो। अगर ऐसा जाओगे तो आपको 100% समझ में आएगा पूरा का पूरा चैप्टर, कम समय के अंदर पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी आप या फिर जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा कि जो बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप मुझको जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर हमारा बायो स्टडी विद निखिल ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी इसके पार्ट 3 को अभी स्टार्ट करते, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली जो दिखता है ना वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे कि इसके अंदर जो है वो कलर आ गया, उसके बाद इसका साइज़ आ गया, उसका ऑर्डर आ गया, ठीक है। ऑर्डर बोलो तो सिंपल में ये जो है वो स्मेल है, ठीक है। स्मेल कैसे आता है? सो ये होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि एक्सटर्नली कैसे दिखता है, ठीक है। सो सबसे पहला है मास एंड वेट। मास एंड वेट क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अभी मास एंड वेट के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंस है मास एंड वेट के अंदर। मास क्या है एंड वेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास ये एक ऐसा बलून है, ठीक है, ये बलून के अंदर क्या है? तो हवा है, यहाँ पर हमने टाइटली उसको बांध दिया है। उसके साथ ये बलून को अगर हम किसी मेजरमेंट के ऊपर रख देंगे, ठीक है, मेजरमेंट के ऊपर ऐसे, तो इसका जो मेजरमेंट निकल के आएगा वो आएगा हम ले लेंगे 6 ग्राम। 6 ग्राम ये क्या है? इसका वेट है। क्या है? इसका वेट है, बिकॉज हमने क्या किया? इसको मेज़र किया, इसका वेट निकल के आया। लेकिन ये बलून के अंदर कितनी एयर है, बलून के अंदर कितनी एयर है, ये क्या हो गया? उसका मास हो गया। क्या हो गया? उसका मास। तो मास एंड वेट के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मास क्या है? उसके अंदर कितना पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या है? उसका मास। एंड उसको अगर हम किसी मेजरमेंट के ऊपर रख देंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे कितना आएगा ग्राम, तो वो हो गया उसका वेट। इसलिए ये मास एंड वेट के अंदर डिफरेंस है। मास एक्चुअल उसके अंदर पार्टिकल कितना है वो है उसका मास, उसको बाद में पूरा का पूरा अगर मेजर करेंगे तो वो हो गया उसका वेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या होता है मास एंड क्या होता है वेट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ। नेक्स्ट में हमारे पास है वी नो दैट मैटर हैज़ मास। हमको पता है कि जो मैटर होता है, मैटर बोलो तो सिंपल सब्सटेंस, सब्सटेंस को क्या होता है? मास होता है। सो मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट बोलो तो क्या? ये ट्रांसफर हो सकती है। क्या हो सकती है? ट्रांसफर। कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि मास क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की। एंड इट इज मेजर्ड ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड बॉडी कंटेंट्स। सो मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब बॉडी के अंदर कितना मैटर है, यह है मास।
बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी का मास प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है, वो है उसका मास। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बलून के अंदर कितनी एयर है, मतलब बलून क्या है, एक बॉडी है, उसके अंदर जो एयर है वो क्या है, एक मैटर है, और वो मैटर कितनी क्वांटिटी के अंदर है, कितना मैटर उसके अंदर है एक बॉडी के अंदर, वो होता है उसका मास। एंड द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट वेरी, ये मास चेंज नहीं होता एज इट्स पोजिशन चेंज। मतलब कि अगर पोजीशन चेंज हो गई, किसकी पोजीशन चेंज हो गई, सब्सटेंस की या फिर मैटर की, तो इसके अंदर का जो मास है वो चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि डज नॉट वेरी, वेरी बोलो तो चेंज होना। ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो वेट होता है, वेट ऑफ बॉडी रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, द वेट ऑफ बॉडी वेरीज, जो वेट होता है वो वेरी होता है, मास कभी भी नहीं बदलता, ये आप ध्यान में रखो। लेकिन वेट बदलता है, क्यों बदलता है, बिकॉज वेट क्या है, वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास, ये दोनों को मिला के वेट बनता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, जितनी हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज़ को अर्थ की तरफ खींचता है, और वो सिंपल में उसका वेट होता है, उसका मास, एंड उसको अगर हम इंटू करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास वेट निकल के आएगा। तो अगर हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो उस जगह पे हमारा वेट जो है वो डिफरेंट होगा, मतलब कि चेंज होगा, ठीक है। अगर हम जो हमारे ग्रेविटेशनल लेवल है उसके ऊपर चले जाएंगे और तब वेट देखेंगे तो वेट चेंज होगा। मतलब कि ये पोजीशन टू पोजीशन चेंज होता है वेट, लेकिन जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, कहीं पे भी नहीं चेंज होता, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मतलब कि द वेट ऑफ अ बॉडी वेरियस बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ बॉडी वेरीज, बिकॉज अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन चेंज होता रहता है, उससे साथ साथ हमारा वेट भी चेंज होता रहेगा, बिकॉज वेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब वेट बदलता है लेकिन मास कभी भी नहीं बदलता विथ रिस्पेक्टिव पोजीशन। देन विद द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ से हम जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसा वैसा ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वेट भी चेंज होता जाएगा। हेंस द मास ऑफ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और इसीलिए जो मास होती है बॉडी का वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैन दी वेट। अभी मास मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैन दी वेट, ये समझ में आएगा, लेकिन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने पहले पार्ट के अंदर भी हमने इसको पढ़ा है। जो हमारा मास है, ठीक है, ये हमारा मास है, वो क्या है, वेट से ज़्यादा फंडामेंटल है। वेट से ज़्यादा फंडामेंटल कौन है, तो मास है, और मास क्या है, तो एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटी के ऊपर या फिर दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। मतलब कि ये मास जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसको कहीं पे भी ले जाओ, कौन सी भी डायरेक्शन में इसको ले जाओ, इसका मास नहीं चेंज होगा। मतलब कि ये ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन जो वेट होता है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, वो चेंज हो रहा है। अगर उसको दूसरे मतलब कि अर्थ से सेंटर से दूर दूर लेते जाए, हमने उसको लिया तो चेंज हो रहा है हमारा मास, हमारा वेट, मास चेंज नहीं हो रहा। इसलिए मास क्या है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये चेंज नहीं होती है। और ये जो है वेट, वो यहाँ पर लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैन दी मास। तो समझ में आ गया फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो ये सभी सिंपल में है मास एंड वेट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक्सटर्नल से हम दिखते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको ध्यान में रखना है सिंपल में, ये जो है वो मास एंड वेट। मास क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बलून के अंदर जितनी भी एयर है वो होगा उसका मास, एंड बलून को किसी मेजरमेंट के ऊपर रखेंगे तो उसका जो ग्राम में निकल के आएगा वो उसका वेट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज मास एंड वेट के अंदर, ठीक है। मुझे लगता है बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देन अभी इसके एसआई यूनिट्स देखेंगे, एंड देखो ओके, सबसे पहले है मास। मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। हम इसको केजी के अंदर इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हाउएवर द फ्रैक्शनल क्वांटिटी, फ्रैक्शनल बोलो तो चेंज, ग्राम इज यूज फॉर वेटिंग द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द केमिकल इन द लेबोरेटरीज। और जो ग्राम होता है ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, ठीक है, कम वाली है। मतलब कि किलोग्राम हम किसको, बड़ी क्वांटिटी को, मतलब कि जिसका वेट ज़्यादा है उसको किलोग्राम से हम मेजर करेंगे, और जिसका वेट कम है उसको ग्राम से मेजर करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देयरफॉर इन टर्म्स ग्राम्स इज डिफाइंड, और ग्राम्स क्या होता है, ग्राम्स छोटा है, ठीक है। मतलब कि सिंपल में अगर 1 किलो से अगर छोटी चीज़ है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, सवाल है ना। तो इसलिए जो ग्राम निकल के आया है, किलोग्राम ग्राम से बड़ा होता है। मतलब कि 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ओके, इज इक्वल टू 10 जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 10 ग्राम।
तो यहाँ पर सिंपल में क्या हमने देखा, सबसे पहले देखा हमने मास का एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और जो छोटी क्वांटिटी का मास है, मतलब कि छोटी, ओके, छोटी जो पार्टिकल है हमारा उसको मेजर करते हैं, वो होता है हमारा उसको ग्राम के अंदर, और किलोग्राम के जो है वो बड़ा, ज़्यादा अगर किसी का मास है तो वो किलोग्राम के अंदर, छोटा है तो ग्राम के अंदर, वो सिंपल लैबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेटिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमको पता है, सभी को पता है, ठीक है। तो यही इसका एसआई यूनिट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, बिकॉज ये 4G वाली जनरेशन है, भी 5G भी निकल के आ रहा है, मतलब कि स्पीड में चाहिए सभी, और स्पीड में हम पढ़ेंगे और स्पीड में ही हम गेन करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। उसके बाद है लेंथ, मास एंड वेट हो गया, अब देखेंगे लेंथ। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हम देख रहे हैं जो किसी अदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, लेकिन जो वेट होता है वो चेंज होता रहता है, हमने देखा पोजीशन से, लेकिन जो मास है वो पोजीशन से अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। यही उसके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। उसके बाद है लेंथ, ठीक है, अभी देखेंगे लेंथ पढ़ेंगे। सो लेंथ क्या है, देखो लेंथ, इन केमिस्ट्री वी केम अक्रॉस लेंथ वाइल एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को एक्सप्रेस करना है तो लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस करना है तो लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। वेव लेंथ को एक्सप्रेस करना है तो लेंथ की ज़रूरत, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ अगर हमको मेज़र करना है तो लेंथ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, एंड एज सो ऑन, और उससे ज़्यादा भी हमको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई टेबल है उसको मेज़र करना है तो लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दिस क्वांटिटीज़ आर वेरी स्मॉल, ये क्वांटिटी कैसे होती है, वेरी स्मॉल होती है, देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ यूज फॉर एग्जाम्पल नैनोमीटर, और छोटा होता है यूनिट, बिकॉज इसका जो है वेरी स्मॉल है, ये क्वांटिटीज़ आर वेरी स्मॉल, ये क्वांटिटी स्मॉल होती है, जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर को हम बोलते हैं पीएम, ओके। एंड 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर, ओके, 10⁻⁻9 मीटर, और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये 12 इसके रेस्ट टू पावर में है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल होता है 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये लेंस क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी। इन केमिस्ट्री वे अक्रॉस लेंथ, लेंथ हमको चाहिए किसके अंदर, एटॉमिक रेडियस के अंदर लेंथ चाहिए, बॉन्ड लेंथ, इसको मेज़र करना पड़ता है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर बता देता हूँ। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये सिंपल में हमारा एटम होता है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। एंड ये न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये होती है एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये ऐसी यहाँ देखो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ, ये भी आएगा, लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद दीज क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल, ये स्मॉल क्वांटिटीज होती है, एंड देयरफॉर फ्रैक्शनल यूनिट्स ऑफ एसआई यूनिट लेंथ आर एक्सप्रेस फॉर एग्जांपल नैनोमीटर के अंदर, पिकोमीटर के अंदर, नैनोमीटर एनएम, पिकोमीटर पीएम, और 1 EM होता है 10⁻9 मीटर, एंड 1 PM होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। मतलब कि अगर छोटी चीज़ है तो उसको हम नैनोमीटर से इस्तेमाल, मतलब मेजर करेंगे उसकी लेंथ, और उससे छोटी है तो पिकोमीटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको लेंथ से रिलेटेड। उसके बाद है वॉल्यूम, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ स्पेस, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशनल मतलब क्या, लेंथ, उसके बाद विड्थ एंड उसके बाद मास, ये तीनों उसके अंदर होंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसने कितनी जगह यहाँ पर ऑक्यूपाई की गई है, ऑक्यूपाइड, कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई की है, कितनी जगह उसको लगी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो, ये एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है, तो एक ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब हम बोलेंगे राइट में। तो ये क्यूब जो है वो कैसा 3 डायमेंशनल है, मतलब कि सिंपल में इसकी लेंथ भी है, इसकी यहाँ पर विड्थ भी है, और यहाँ पर इसकी ब्रीथ भी है, ठीक है। मतलब कि ये कैसा है, 3 डायमेंशनल ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं होता। फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज, और कॉमन यूनिट इज लीटर। और किसी लिक्विड का या फिर गैसेस का
अगर हमको यूनिट, हमको वॉल्यूम उसका मेज़र करना है तो वो लीटर के अंदर हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो एक लीटर क्या होता है, ये वॉल्यूम मेज़र करने का एक यहाँ पर यूनिट होता है, किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। हालांकि जो सॉलिड्स के अंदर होता है, ये यहाँ पर देखो 1 DMQ इज इक्वल टू 1000 ml। तो ये सिंपल में इतनी जगह, मतलब कि देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो यहाँ से ये है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 DM, ठीक है। एंड वो ये 1 DM का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, ये एक जो है 1 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये 10 सेंटीमीटर है। एंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहाँ से 10 है और यहाँ से 10 है। सो 10 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास पूरा ये जो एक लेयर है उसका जो है यहाँ पर क्या आएगा, पूरा का पूरा जो है वो वॉल्यूम आएगा। और उसको यहाँ पर सीधा इससे अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है, तो अगर ये 10 है तो उसका क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा। एंड विच इज़ नॉट एन SI यूनिट इज़ यूज्ड, ओके। और SI यूनिट जो 1 लीटर होता है, वो 1 लीटर को क्या होता है, हम बोलते हैं 1 DM³ 1 DM³ मतलब होता है 1000 ml, ठीक है। मतलब कि जो 1 लीटर बनता है, 1 लीटर किससे बनता है, 1 DM³ से बनता है। और 1 DM³ मतलब ही 1000 ml, मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, 1 लीटर बनता है 1000 ml से, ओके। एंड उसको 1000 ml को ही हम लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने क्या देखा है सबसे पहले, ओके। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैसा है, ये बनता है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम से, और इसलिए हम इनको लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपको समझ में आ गया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम। उसके बाद SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस एज मीटर का क्यूब। इसका जो SI यूनिट है वो एक्सप्रेस होता है मीटर क्यूब के अंदर, और यम मतलब कि शॉर्ट में मीटर का यम लिख दिया और क्यूब का सीधा क्यूब भी है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एक स्पेस ऑक्यूपाइड बनता है, मतलब कितनी जगह उसने ली है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ने, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। लिक्विड को वॉल्यूम हम लीटर में इस्तेमाल करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 DM³ 1 DM³ मतलब ही होता है 1000 ml मिलीलीटर, और उसका ही मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगी CET में एज वेल एज नीट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो डेंसिटी, क्या है डेंसिटी। डेंसिटी क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज एन मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम एंड मास दोनों को इसमें लिया जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम मतलब होता है डेंसिटी, तो ये हमारा डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी देखो, इट इज़ डिटरमाइंड इन द लैबोरेटरी बाय मेजरिंग बोथ द मास एंड वॉल्यूम्स ऑफ सैंपल। मास एंड वॉल्यूम दोनों के सैंपल इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम। सो मास को वॉल्यूम से, ठीक है, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके हमको मिलता है डेंसिटी, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। डेंसिटी है मतलब कि एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जो शो करता है। सो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज। और SI यूनिट कैसे मिलेगा, देखो उसके सबसे पहले हम इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। डेंसिटी, ये सब्सटेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम सिंपल में डेंसिटी। एंड ये डिटरमाइन किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर टू मेजर बोथ मास एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल। मास एंड वॉल्यूम अगर सैंपल का मिल जाए तो उसकी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो अभी SI यूनिट ऑफ डेंसिटी हमने पता है मास पर वॉल्यूम, तो SI यूनिट ऑफ मास एंड SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम लिखो। SI यूनिट ऑफ मास क्या है, तो kg है। अभी सिंपल में हम क्या यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसका सबसे पहले हम इसका यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट, SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम। एंड CGS यूनिट क्या है, ग्राम। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, जो कि हमने पहले ही देखा था। और इसको हम लिख पाएंगे किलोग्राम मीटर माइनस, ओके, -3 क्यों, बिकॉज ये यहाँ पर क्या आएंगे, इनटू में आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, मतलब कि सिंपल में इसका जो यहाँ पर SI यूनिट बनेगा, बिकॉज ये मास एंड वॉल्यूम जो है, मास हम किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम
मीटर क्यूब के अंदर। तो ये सिंपल में क्या बन जाएगा, डेंसिटी का जो है वो यहाँ पर CGS यूनिट बन जाएगा या फिर SI यूनिट बन जाएगा सिंपल में, ठीक है, ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको हम जो है वो kg मीटर -3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों भी होते हैं डेंसिटी के SI यूनिट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड CGS यूनिट इज, और CGS यूनिट क्या होगा, किलोग्राम का बन जाएगा ग्राम, और जो ml है मतलब कि मीटर का क्यूब, इसका बन जाएगा मिलीलीटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CGS यूनिट, ये SI यूनिट, ये CGS यूनिट, ठीक है। तो यही आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। तो ये होता है हमारा, और इसको हम सिंपल में लीटर, देखो मीटर मिली या फिर मिलीलीटर -1 भी लिख पाएंगे, या फिर सेंटीमीटर -3, ओके, माइनस क्यूब, इसको भी हम ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये CGS यूनिट है एंड ये SI यूनिट है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको ध्यान में रखना है। मास अपॉन वॉल्यूम वो होता है डेंसिटी, और मास का होता है किलोग्राम, और SI यूनिट होता है मास का किलोग्राम, और जो वॉल्यूम होता है उसका होता है मीटर क्यूब, और ये दोनों को मिला के बन जाएगा हमारा डेंसिटी का SI यूनिट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, सो टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कि कोई भी हॉट चीज़ को मेज़र कैसे करें, उसको मेज़र करने के लिए, एंड कोल्ड चीज़ को मेज़र करने के लिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। एंड दीज आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेज़र टेम्परेचर। और यहाँ पर 3 कॉमन स्केल्स होती है। स्केल्स बोले तो एक मेजरमेंट का टाइप है, ठीक है, मेजरमेंट होता है। नेमली डिग्री सेल्सियस, उसके बाद है फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, तो सिंपल में टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या है, तो सिंपल में ये यहाँ पर डिग्री सेल्सियस एंड ये क्या है, तो स्केल्स है, ठीक है, स्केल्स, ठीक है। इससे हम इसको मेजर करते हैं। टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दीज आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, नेमली डिग्री सेल्सियस, उसके बाद है फ़ारेनहाइट, ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद जो है नेक्स्ट भी देखेंगे, एंड नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। ये तीनों, सबसे पहले क्या, देखो सबसे पहले है डिग्री सेल्सियस, देन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये तीनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ये तीनों क्या है, तो ये है स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ये क्या है, स्केल्स है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लगने वाले स्केल्स, ओके। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो ये आपको समझ में आ गया। देन हियर केल्विन इज SI यूनिट। केल्विन क्या है, SI यूनिट है। मतलब कि यहाँ पर थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन दीज स्केल्स, थर्मोमीटर जो होता है वो यहाँ पर स्केल्स के अंदर डिपेंड होता है। कैसे, जनरली थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर, देखो कैलिब्रेट फ्रॉम, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है थर्मोमीटर के अंदर। थर्मोमीटर क्या है, सो सिंपल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 50% इन्फॉर्मेशन उसके नेम में ही मिल जाती है। थर्मो बोले तो होता है हीट, और मीटर उसको मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट, हीट को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मोमीटर, बहुत ज़्यादा ईजी। और वो उसकी जो होता है वो कैलिब्रेट, मतलब किससे चेंज होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वेयर दिस 2 टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये दोनों टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रीज बोले तो क्या होता है, जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। मतलब यहाँ पर क्या बन जाता है, वो गैस बन जाता है, ठीक है, सिंपल में। तो लिक्विड जो है वो, ये फ्रीज मतलब कि सॉलिड बनना, सो लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बन जाता है। मतलब कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इसका है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होता है कि ऐसा पॉइंट का टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड का पार्टिकल नहीं, लिक्विड का पार्टिकल गैस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिसके ऊपर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एंड थर्ड होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके अंदर लिक्विड सॉलिड बनता है, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यही सभी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो ये इंपॉर्टेंट है या फिर बेसिक है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, then these are represented on Fahrenheit scale as a 32 degree Fahrenheit to
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट के अंदर हम ऐसा मेज़र करते हैं, और डिग्री सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। ये फ़ारेनहाइट है, केल्विन। सबसे पहले टेम्परेचर जो क्या है, टेम्परेचर क्या है, किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मेज़र करते हैं उसको बोलेंगे टेम्परेचर। एंड हेयर केल्विन, या फिर सो यहाँ पे 3 स्केल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मेज़र करते हैं किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, या फिर उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखना है। डिग्री सेल्सियस स्टार्ट में होता है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है थर्मोमीटर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। अभी ये थर्मोमीटर का क्या है, तो यहाँ पर रेंज देखो। सबसे पहले देखो, ये केल्विन के अंदर, उसके बाद ये होता है सेल्सियस के अंदर, और ये होता है फ़ारेनहाइट के अंदर। और ये 3 क्या है, तो स्केल्स है जो कि टेम्परेचर को हम जिससे मैं क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, मेज़र करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जाता है, जो डिग्री सेल्सियस है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट हुआ एंड 100 पे जाके रुक गया। जो फ़ारेनहाइट होता है ना, वो होता है किससे स्टार्ट, 32 से स्टार्ट होता है। किससे, 32 पे स्टार्ट। ये देखो 32 पे स्टार्ट होता है एंड 212 पे एंड होता है। मैंने आपको पहले ही हमने पढ़ा था इसको। ये देखो, वाटर फ्रीज एट सी लेवल पे वाटर फ्रीज होता है एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एंड ये जो है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछा जाए, अगर आपको पूछा कि सी का जो सी लेवल वाटर है, ठीक है, अभी देखो, अभी सवाल आता है, सी लेवल का जो वाटर है, सी लेवल का वाटर फ्रीज होता है, लेकिन कब फ्रीज होता है, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस के अंदर एंड डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। सो डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज होता है। एंड डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो वो होता है 30 डिग्री पे। देखो 30 डिग्री पे या फिर 32 डिग्री पे, सिंपल में ये देखो 32। सो 32 डिग्री पे क्या होता है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सी का वाटर फ्रीज होता है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस की अगर पूछा तो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट के अंदर अगर पूछा तो आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में सी लेवल का वाटर जम जाएगा। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, एंड अगर केल्विन की बात करें तो वो आएगा 273.50 केल्विन के अंदर जो सी लेवल का वाटर होगा वो फ्रीज होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बॉडी टेम्परेचर, अभी वैसा ही बॉडी टेम्परेचर की बात भी करेंगे। बॉडी टेम्परेचर देखो, सबसे पहले अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो वो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की, और डिग्री सेल्सियस की होगा 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर किसके अंदर है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। अगर फ़ारेनहाइट के अंदर पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट के अंदर है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट के अंदर है, ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है। सेम ही है टेम्परेचर, लेकिन ये दोनों इसके अंदर है। मतलब कि वाटर बॉइल्स होता है एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और अगर सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और केल्विन की बात करें तो होता है 373.15 केल्विन पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन के अंदर। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था कि ये तीनों स्केल्स डिफरेंट होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कब ऐसा पूछा जाता है कि आपको सी लेवल का जो वाटर है कब फ्रीज होगा। डिग्री सेल्सियस नहीं दिया जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के अंदर का डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे है द टेम्परेचर ऑफ 2 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। और ये जो 2 स्केल्स है, अभी बात ये आती है कि कैसे हम ध्यान में रखेंगे कि इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना डिग्री सेल्सियस होता है। ये रिलेटेड होती है बाय दिस फॉलोइंग रिलेशनशिप। कैसे, तो देखो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इज इक्वल टू, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो आपको बोलना पड़ेगा सबसे पहले 9.9/5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद डिग्री सेल्सियस आपको निकालना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा 32। ठीक है, तो ये अगर आएगा हमारे पास 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हमको निकालने ये जो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे पूरा तो हमारे पास आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट।
निकल के। उसके साथ ही साथ डिग्री केल्विन अगर पूछा जाए तो सेल्सियस से देखो कैसे रिलेटेड है, केल्विन इज इक्वल टू है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50। अगर केल्विन में अगर आपको पूछा मतलब कि 10 डिग्री अगर सेल्सियस है वो केल्विन में कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो केल्विन के अंदर कितना होगा। तो सिंपल में 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको क्या करना है, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस आपको 273.515 इसके अंदर ऐड करना है और ये आएगा 283.15, ये आएगा उसका 10 डिग्री सेल्सियस का किसके अंदर, केल्विन के अंदर। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। तो यही आपको ध्यान में रखना है, इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके आप जो है वो केल्विन को सिंपल किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर एंड फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, इसको घुमा फिरा के। तो यही आपको मैंने को बताना था कि ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज हमारा जो पार्ट 3 है वो खत्म होता है। अगर पार्ट 3 आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बिकॉज यहाँ पे हम लाइन टू लाइन ले रहे हैं और केमिस्ट्री भी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और यार प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, आप सब्सक्राइब करो, वो तो हम कर ही रहे हो, आपका सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही प्यार आप देते रहो। ठीक है, तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।